वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो डेविएट या डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। आपके पास खैर क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में ही आएगा, तो इसलिए एग्जैक्ट इक्वेशन अगर आपको याद नहीं है पर पता है कि कैसी होती है तो आपका काम चल जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप ये वाला फॉर्मूला देखोगे तो देखो दोनों के लिए H सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 दोनों के लिए सेम कांस्टेंट है, तो यानी रूट ऑफ m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अभी पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं पता है आपको? हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे। रैपिड मतलब समझते हो? बहुत तेज, ठीक है। तो उसके लिए आपका दिमाग भी बहुत तेज चलना चाहिए, तो इधर उधर अपने आस पड़ोस में ध्यान हटा के ध्यान सामने हो, फटाफट कुछ कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, फटाफट कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे रैपिड फायर खेलते हैं ना अपन, तुम्हें तो पता ही है रैपिड फायर कैसे खेलते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तुरंत आपको आंसर करना है, ठीक है। तो हम इसको बहुत जल्दी से वाइंड अप करेंगे और आपके एक तरीके से ये शॉर्ट नोट्स की तरह प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये मेहनत हम लोगों ने कर दी आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको पढ़ोगे, आपका पूरा चैप्टर एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा इसमें आज के लेक्चर में दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके बाद हम करेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो आप लोग के पास एक बीओसी होगी, है ना। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। ये आपको पूरा ये ठीक से विजिबल भी नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा ना क्या लिखा है, तो इसको हम टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। जैसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? प्रोटॉन की। पहला क्वेश्चन इसका कि प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन है, जल्दी बताओ। प्रोटॉन का डिस्कवरर गोल्डस्टीन, तो पहले का आंसर आ गया गोल्डस्टीन। फिर दूसरा क्वेश्चन, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट जिससे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तीसरा टाइप ऑफ रे, तो प्रोटॉन में जो रेज थी उनका नाम क्या था? पॉजिटिव रे, कैनाल रेज, एनोड रेज, है ना। तो यानी कैनाल रेज, एनसीईआरटी में इसका नाम क्या लिखा हुआ है? कैनाल रेज, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड ऑन द गैस, ट्रू और फॉल्स। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? Q अपॉन M, तो Q तो सबके लिए सेम, पॉजिटिव चार्ज सब पे एक एक है, और लेकिन मास सबका अलग अलग होता है इन केस ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसका स्पेसिफिक चार्ज गैस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू। फिर फिफ्थ पार्ट, इफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो डेविएट या डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, यानी इफेक्ट क्या है कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिफ्थ हो गया। सिक्स में पूछा चार्ज और मास बताओ, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब पूछा है स्पेसिफिक चार्ज बताओ। स्पेसिफिक चार्ज यानी Q बाय एम, Q बाय एम बताओ कितना आएगा? वैल्यूज हमें पता ही है, कितना आएगा एग्जैक्ट बताओ? 9.58 इंटू 10⁻⁷ यूनिट कूलम पर केजी। क्लियर है बात? तो प्रोटॉन के केस में स्पेसिफिक चार्ज कूलम पर केजी में कितना होता है? 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी, ठीक है। अब हम दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं विच इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट का नाम वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट।
टाइप ऑफ रेज, कौन सी रेज आई थी? कैथोड रेज। नेक्स्ट 11, स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड ऑन द गैस, फॉल्स। अब यहाँ पे आप देखो जो रेज हैं किसी भी गैस की हो, जो नेगेटिव पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो यानी हर गैस से सेम पार्टिकल निकल रहा है, तो यानी गैस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वैसे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो डिफ्लेक्ट कर जाती है, तो यानी 12th का आंसर हो गया डिफ्लेक्ट। फिर 13th, चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास 9.1 10⁻⁻31 kg, करेक्ट। फिर उसके बाद पूछा है स्पेसिफिक चार्ज बताओ, यानी इसका Q/M। वन 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो प्रोटॉन का याद रखेंगे, Q/M कितना आता है? 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी, और इलेक्ट्रॉन का कितना आता है? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। फिर आगे तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज न्यूट्रॉन। एक रह गया क्या? कहां गया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो पूछा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद भी किया हुआ है, जो टाइम पे याद नहीं आता है ना। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1837 या हम 1840 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद रखोगे ना, तो आपको पेपर में अगर आ गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोटॉन का मास है वो डेफिनेटली ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रॉन से। कितना ज्यादा होता है? 1840 टाइम्स या 1830 टाइम्स, सॉरी 1837 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 14 तक। इसके बाद अगला पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवर जेम्स चैडविक। चार्ज एंड मास, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0 और मास प्रोटॉन के बराबर ही होता है लगभग, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और पार्टिकल्स बम्बार्डेड ओवर बेरिलियम। हाँ, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो याद करो क्या किया था? बेरिलियम की शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था, है ना। तो यानी ये पूछ रहा है कौन से पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था? अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल कौन से होते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस, तो हीलियम प्लस, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, क्लियर है? हीलियम का एटॉमिक नंबर, हाँ हीलियम 2+, सॉरी हीलियम प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद आगे 17 तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिक मॉडल्स आएंगे, हमने पढ़े थे ना अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स की। पहले कौन सा मॉडल आया था? थॉमसन, जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, उसको करते हैं। तो अब हम इसको भी टुकड़ों में करेंगे। तो सबसे पहले वाला एटॉमिक मॉडल जो ऐसा दिखता था, कौन सा मॉडल है ये? वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। नेम ऑफ मॉडल? प्लम पुडिंग या वाटरमेलन, या फिर हम बोलेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसके हिसाब से एटम जो है वो न्यूट्रल होता है या चार्ज होता है? न्यूट्रल। उसने बोला था ना कि भाई पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला होता है और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाए? न्यूट्रल। यानी थॉमसन के हिसाब से एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। क्या इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था? नहीं किया होता तो हम आगे वाले मॉडल पढ़ते ही क्यों? कर देता तो सिलेबस कम हो जाता, पर नहीं किया, अब आगे पढ़ना पड़ेगा, क्या करें। तो नेक्स्ट, फिर एक मॉडल ऐसा दिखता था, ये किसका मॉडल है? रदरफोर्ड, करेक्ट।
तो नेम ऑफ द मॉडल रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। कौन सा मेटल उसने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? गोल्ड फॉइल यूज की थी ना। नेम ऑफ द इंसिडेंट रे, गोल्ड पे कौन सा उसने रेज फेंकी थी? अल्फा पार्टिकल की, है ना। तो नेम ऑफ द इंसिडेंट रे अल्फा रेज। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, रदरफोर्ड के मॉडल में उसने सिखाया था हमें कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालते हैं। हाँ, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। यहाँ पे R नॉट एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 4/3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर या -13 सेंटीमीटर, ठीक है। और A होता है यहाँ पे मास नंबर, तो एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 की पावर 1/3 क्या 3 होती है? तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और 10 की पावर -15 मीटर इज इक्वल टू फेम्टो, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका? 4 फेम्टोमीटर। क्लियर? फिर उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल से क्या क्या कंक्लूजन निकला था? मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए थे, कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट हुए थे और कुछ बैक डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कि पहली बात कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, और अगर कुछ पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं और कुछ बाउंस बैक हो रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है? कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ एटम। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर में, वो हाईली डेंस है, जिसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। यानी जो दैट पॉजिटिव चार्ज इज हाईली dense named as nucleus। ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ एटम्स हैं या आयन्स हो सकते हैं, आयन्स भी हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। आपको पिक करना है इनमें से कि कौन कौन से आइसोबार्स हैं आपस में, कौन से आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे एक लिखा है आइसोडायफर्स नहीं, यहाँ पे आएगा आइसोस्टर्स। तो जैसे पूछा कि फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा, ये क्या है? तो आप देखो कैल्शियम सेम एटम है, सेम एटॉमिक नंबर है, पर मास नंबर डिफरेंट है, तो ऐसो स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। यानी 26 का आंसर क्या आ जाएगा? आइसोटोप्स। ठीक है। फिर पूछा फर्स्ट एंड सेवेंथ, देख लिया है क्या? फर्स्ट और सेवेंथ देखो ध्यान से, कैल्शियम आर्गन, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, इसका 18 इसका 20, लेकिन मास नंबर सेम है। ऐसे स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर मास नंबर सेम हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। तो यानी दूसरे का आंसर आ जाएगा आइसोबार्स। फिर फर्स्ट एंड सेकंड देखो, इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, तो ये आइसोटोप्स आइसोबार ये तो नहीं है। अब और क्या हो सकता है? आइसोटोन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करके, तो 40 - 20 20, 39 - 19 20, दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, तो क्या होंगे ये? आइसोटोन्स। फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ CO2 और N2O, इनकी CO2 की एटॉमिसिटी क्या है? CO2 की एटॉमिसिटी क्या है? 3, और N2O की एटॉमिसिटी क्या है? 3, और
एटॉमिसिटी भी सेम है और चेक करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। सेम है क्या? कार्बन के 6 और 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 16, 16 + 6 22। ऐसे N2O में 7 + 7 14, 14 + 8। तो ऐसे स्पीशीज जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी और एटॉमिसिटी भी सेम होती है, तो दोनों चीजें अगर सेम है तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोस्टर्स। तो यानी इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक एक ही चूज करना है तो फिर बेटर कौन सा हो जाएगा? आइसोस्टर्स। फिर उसके बाद पूछा थर्ड एंड फोर्थ आर। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 20। स्कैंडियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 20। स्कैंडियम के पास 21 होते हैं, उस पे एक प्लस आ गया तो कितना हो गया? 20। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो क्या आ जाएगा? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इतने देर में हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए अलग अलग, है ना? रिफ्रेश हो गया ना कि भाई कौन सी चीज क्या क्या होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल ऑफ एटम, ये कौन सा है? बोहर। बोहर ने बोला था ना बीच में न्यूक्लियस है, आसपास गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वैसा ही दिख रहा है ये। तो इसका मतलब नेम ऑफ द मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो पाथ बताया इलेक्ट्रॉन का, ये उसने कैसा बताया? सर्कुलर पाथ। एंगुलर मोमेंटम इन थर्ड ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? NH/2π, करेक्ट। तो थर्ड ऑर्बिट बोला, तो थर्ड ऑर्बिट यानी 3h/2π। इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो एनर्जी कितनी लगेगी? इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, फॉर्मूला क्या था? 13.6 इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ये। ठीक है, तो अब देखो 13.6, Z कुछ नहीं दिया हुआ तो हाइड्रोजन ही मानते हैं, तो Z की वैल्यू तो 1 हो गई। 1/n1 कहां से कहां जंप कर रहा है? थर्ड टू फर्स्ट, तो n1 वो लेते हैं जो छोटी वैल्यू होती है, तो 1/1² माइनस 1/3², तो ये कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 1 माइनस 1/9 विच इज 8/9। कितना आ रहा है ये? 12.08 आता है वैसे इसका, 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। क्लियर है बात? कैसे करना है समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस है, क्वेश्चन में दे दिया। अब आपको बताना है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी का फॉर्मूला अगेन -13.6 इंटू Z²/n²। ये एनर्जी का फॉर्मूला तो हम तब लगाते हैं जब ट्रांजिशन होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। यहां पर तो वो सिर्फ एक ऑर्बिट की एनर्जी पूछ रहा है ना, तो हम क्या लगाते हैं? -13.6 इंटू Z²/n²। तो देखो -13.6, हीलियम है तो Z की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, और थर्ड ऑर्बिट बोला है तो 3 का स्क्वायर, तो यानी कितना आ गया? 6 के आसपास आता है। वैसे भी आपको मैंने बोला था कि एक कुछ वैल्यूज याद रखनी है आपको। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? -13 फर्स्ट की, सेकंड की -3.4, थर्ड की -1.5 और फोर्थ की -0.85। तो अब उसने किसका पूछा था? थर्ड ऑर्बिट का पूछा था, तो हाइड्रोजन के तीसरे का होता है -1.5 और साथ में हीलियम पूछ लिया तो Z² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वो शॉर्टकट याद है तो तुरंत हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड का फॉर्मूला, तो वेलोसिटी होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में आंसर पूछा है, तो 2.18 इंटू 10⁶, Z की वैल्यू हीलियम है तो 2 और n की वैल्यू थर्ड बोहर ऑर्बिट है तो 3। बताओ कितना आ रहा है? चलो हाथ चलाओ, बैठे क्या हो?
1.45 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा रेडियस इन एंगस्ट्रॉम, रेडियस का फॉर्मूला 37, रेडियस होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 0.529 एन की वैल्यू, थर्ड बोर ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर और जेड की वैल्यू हो गई 2, कितना आ गया 2.28 एंगस्ट्रॉम। 38 आता है क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 2.38 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? फॉर्मूले याद हो गए। रेडियस हो गया 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी हो गई 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी हो गई -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 37। ये कैसा मॉडल ऑफ एटम है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है हर जगह फैला हुआ, कौन सा मॉडल है ये? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बोहर के बाद पढ़ा ही कौन सा है? और क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं तो बोला था कि भाई ये सब बकवास है कि गोल गोल घूमता है, ये गोल गोल नहीं घूमता, ये 3 डायमेंशन में कहीं पर भी हो सकता है प्रोबेबिलिटीज की पाने की। याद आया? हाँ, तो नेम ऑफ द मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये कौन से नेचर पे बेस्ड है? डुअल नेचर, कि इसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और ये जो मॉडल है ये किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। तो उसने एक इक्वेशन दी थी 3 डायमेंशन वाली, तो उस कौन सी इक्वेशन है वो? del 2 psi बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 psi बाई del y स्क्वायर प्लस del 2 psi बाई del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर। बताओ, 8 पाई स्क्वायर m इंटू ई माइनस वी इंटू साई, दिस इज इक्वल टू 0। देखो इसकी इक्वेशन क्या होती है? del 2 psi बाय del x स्क्वायर, ये 3 डायमेंशन में तो x y z पहले तो तीनों आएंगे, ठीक है, प्लस del 2 psi बाय del y स्क्वायर प्लस del 2 psi बाय del z स्क्वायर प्लस फिर 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे E होता है टोटल एनर्जी और V होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपके पास खैर क्वेश्चन आएगा तो MCQ में ही आएगा, तो इसलिए एग्जैक्ट इक्वेशन अगर आपको याद नहीं है पर पता है कि कैसी होती है तो आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद 40 के बाद 41, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? क्वांटम नंबर्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, तो यानी 41 का आंसर आ गया क्वांटम नंबर्स। एड्रेस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन बताओ किस में होता है? 4s1। पता है सबको? जैसे सोडियम का लास्ट होता है 3s1, तो फिर पोटेशियम का किस में होगा? 4s1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर 4s में है तो बताओ शेल नंबर क्या हुई? 4। सब शेल क्या हुई? s, यानी n इज इक्वल टू 4 तो l इज इक्वल टू 0। s के लिए l क्या होता है? 0। और ऑर्बिटल
L जीरो है तो M सिर्फ जीरो ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, और स्पिन कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले लिखने हैं अब N और L की टर्म्स में। जैसे मैं अगर पूछूं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ तो सोच के देखो, N L M की फॉर्म में आपको आंसर करना है। तो पहले शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ही होता है ना। सेकेंड शेल में 2s और 2p होता है, कितने ऑर्बिटल हो गए? एक s का और 3 p के, कितने हो गए? 4। पहले में एक, दूसरे में 4, n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर तो क्या हो गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n स्क्वायर। नीचे वाला भी हो गया साथ साथ। अब इसमें बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। जैसे s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। p में कितने आ सकते हैं? 6। d में कितने आ सकते हैं? 10। और f में कितने आ सकते हैं? 14। तो अगर मेरे को l की टर्म्स में इसका आंसर बताना है तो देखो l जो है s के लिए कितना होता है? 0। तो क्या मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 12 + 1 × 2। करके देखो, L को 0 पुट करो, क्या आंसर 2 आ रहा है? L को 1 पुट करो, क्या आंसर 6 आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ट्वाइस ऑफ 2l + 1। अगर इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो सब शेल मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे? उसके आधे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2l + 1। बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी बोलो। हाँ मैं एक बार वापस लिख देती हूँ, SPDF। L की वैल्यू 0 1 2 3। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7, और इलेक्ट्रॉन का नंबर उससे डबल हो जाएगा, तो ये 2, ये 6, ये 10 और ये 14। तो अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना है तो ऑर्बिटल का तो मैं लिख सकती हूँ 2l + 1, और इलेक्ट्रॉन का लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ 2l + 1। ठीक है, ये अपने हो गए क्वेश्चन 45। अब इधर आ जाओ 46। अगर N3 है थर्ड शेल, L2 है मतलब D 3D, और M भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, N3 L2 तो कौन सा सबशेल? 3D, और M भी डिफाइन कर दिया, केवल एक ही M है तो इसका 3D का एक ही ऑर्बिटल होगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 2। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद N3L1 3p, और कुछ डिफाइन नहीं किया तो पूरे 3p में कितने आ सकते हैं? 6, है ना। अगर इसका भी m डिफाइन कर देते तो आंसर कितना आता? 2। ठीक, फिर उसके बाद N4 m-2। अब L डिफाइन नहीं किया तो 4 से आप क्या क्या बता सकते हो? कि आपके पास 4s है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, 4f हो सकता है, लेकिन m अगर -2 है तो 4s और 4p तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि s के लिए तो m हमेशा 0 ही होता है, और p के लिए -1 से +1 होता है, -2 नहीं होता। -2 या तो 4d में हो सकता है या 4f में हो सकता है, तो -2 वाला एक ऑर्बिटल 4d में होगा और एक ऑर्बिटल 4f में होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्लियर है सबको? ठीक है, ये 46 के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको भी टुकड़ों में करते हैं। हाँ, नेचर ऑफ मैटर वेव्स। तो मैटर का अगेन डुअल नेचर बताया गया था, तो मैक्सवेल ने कौन सा नेचर बताया था? वेव नेचर। बाय मैक्सवेल कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन किया था? वेव नेचर से याद करो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। हाँ,
हमें याद करो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने बोला था कि इसका डुअल नेचर होता है। पहला वेव नेचर के अंदर ये सब आ गया था कि क्योंकि इन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन शो किया था, तो उससे पता चला कि इनका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर। फिर पार्टिकल नेचर में हमने बोला था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो वाला चल रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया वेव नेचर का फिनोमिनन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर लैम्डा की टर्म्स में बताना है आपको, मतलब लैम्डा के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है सबसे पहले। तो एक निमोनिक याद किया था ना हमने, रिच मैन इन वियतनाम यूज्ड एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, यानी लैम्डा के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, रेडियो वेव, रिच मैन इन rich man in Vietnam, visible. Rich man in Vietnam used मतलब UV, extra, X-rays. हाँ, कॉस्मिक रेज सबसे एंड में आता है, पर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो यहीं तक आएगा, ये याद हो गया सबको। रिच मैन इन वियतनाम यूज्ड एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ये तो मैंने लिखा लैम्डा के ऑर्डर का। अगर पूछा फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यानी 52 में क्या आ जाएगा इसका ऑपोजिट ऑर्डर, तो यानी आर सबसे कम, ठीक है, पूरा लिख लोगे। फिर उसके बाद 53 एनर्जी का ऑर्डर, तो ये आ जाएगा सेम एज 52। क्लियर है बात। तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, उससे रिवर्स ऑर्डर होगा। क्लियर, ठीक है, ये हो गया अपने 53 तक। अब बताओ, ये मैटर वेव का जो नेचर है वो मैक्स प्लैंक ने कैसा बताया था, पार्टिकल नेचर। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्टिकल। क्या फॉर्मूला दिया था उसने, E इज इक्वल टू एन एच न्यू या फिर एन एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। फिर याद करो, उसने एक्सपेरिमेंट दिए थे, एक तो दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर उसने बोला था कि अगर पार्टिकल इमिट करता है 100%, ब्लैक बॉडी की यही तो खास बात होती है कि वो सारी रेडिएशंस को या तो 100% एब्जॉर्ब करता है या 100% एमिट करता है। तो यानी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कौन सा आ जाएगा 56 में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक प्लॉट पढ़ा था हमने, आई वर्सेस लैम्डा का, कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, याद है। तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ये पी कैसे होती जाती है, ठीक है, इस तरीके का कुछ प्लॉट होता है। फिर उसके बाद अगला ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो सोलर एनर्जी पे बेस्ड था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 57 का आंसर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर हमने ग्राफ्स पढ़े थे। तो पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो कैसा ग्राफ था वो, कि पहले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, उसके बाद न्यू नॉट के बाद जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। फिर अगला ग्राफ किसका है 60, आई वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। उल्टा बना दिया बस, इंटेंसिटी अगर यहां रखा तो देखो इंटेंसिटी तो बढ़ रही है पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है। क्लियर। फिर उसके बाद 61 इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, तो यानी कैसा ग्राफ होना चाहिए, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 61। 62 अगर इंसिडेंट एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो मैंने मेटल के ऊपर एनर्जी डाली वो कितनी है
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका फाई है। फाई यानी वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो ये मेटल था, मेटल पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, 5 में से 2 खर्च हो गया इसको बाहर निकालने में, तो बचा हुआ 3 क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। समझ में आ रही है बात। तो आपको इक्वेशन याद है, एनर्जी इंसिडेंट किसके बराबर होती है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी थी 5, उसमें से 2 खर्च हो गई और बची हुई किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 3V। क्लियर है। देन आगे बढ़ते, 62 तक हुआ है ये, है ना, बच गया था क्या। हाँ ये कुछ नहीं, ये अभी आगे भी आ जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद नील्स बोहर, नील्स बोहर का कौन सा था, बोहर एटॉमिक मॉडल था, तो वही है। बोहर एटॉमिक मॉडल भी तो पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन करता है ना। और लाइन स्पेक्ट्रम में हमने कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, इससे कुछ क्वेश्चन फिर से, n इज इक्वल टू 4 है लिथियम +2 का, इसके लिए आपको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो फिर से वो आ गया, स्पीड का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। लिथियम है तो Z कितना है 3 और n कितना है 4, इतना मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है 1.635 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा रेडियस बताओ, एंगस्ट्रॉम में। फिर से रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z। n कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और लिथियम का z कितना होता है 3, कितना 2.82 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एनर्जी कैसे निकालते हैं, -13.6 इंटू Z²/n²। तो -13.6, Z की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 7.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, T4/T3, ऊपर है लिथियम 2+, T है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। देखो ये लिखा है T4 ऑफ लिथियम +2 अपॉन T3 ऑफ हाइड्रोजन। तो जो टाइम पीरियड होता है वो बताओ किसके प्रोपोर्शनल होता है, n³/z²। कैसे आता है ये पता है, टाइम पीरियड होता है 2πr/v, मतलब ऊपर रेडियस नीचे वेलोसिटी। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, n²/z। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, z/n। तो उससे टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है, n³/z²। अब देखो n के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये देखो 4 का क्यूब बाय क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, और z² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका z ऊपर चला जाएगा और इसका z नीचे आ जाएगा। तो कितना हो गया 4 का क्यूब अपॉन 3 की पावर 5। ऐसे ही छोड़ रही हूं मैं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं छोड़ो। हाँ अब उसने बोला इसी सेम फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 4 का क्यूब बाय 3 की पावर 5 टाइम पीरियड आया था, तो इसका कितना आ जाएगा 3 की पावर 5 बाय 4 का क्यूब। सिंपल है। फिर उसके बाद पूछा है न्यू मैक्स, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आपको बतानी है हीलियम प्लस बामर अपॉन फ्रीक्वेंसी मिनिमम एच बामर। मैं लिख देती हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 70। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा आपसे न्यू मैक्स ऑफ हीलियम प्लस बामर सीरीज अपॉन न्यू मिनिमम ऑफ हीलियम प्लस बामर।
तो बामर मतलब n इज इक्वल टू 2। तो जब मैक्सिमम बोला तो इनफाइनाइट से 2, मिनिमम बोला तो 3 से 2। इनके फ्रीक्वेंसी का आपको रेशियो बताना है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने E का पढ़ा था ना। E क्या होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। तो बस ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, पर जो डिपेंडेंसी है वो तो सेम रहेगी। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कोई कांस्टेंट K, Z तो दोनों का सेम है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सेम नहीं है। नीचे आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हीलियम नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। तो यानी जेड स्क्वायर जब आएगा तो देखो ध्यान से, हीलियम का जेड तो कितना होता है 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम बोला, इसका मतलब इनफाइनाइट से 2 है ना। तो क्या लिखोगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, और नीचे मिनिमम है तो क्या लिखोगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इसका रेशियो लेना है आपको। कितना आ रहा है? यहाँ पे भी के से के तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4, और ये ऊपर तो रह गया 1/4, और नीचे क्या हो गया 1/4 माइनस 1/9 विच इज 5/36। तो ऊपर 1 नीचे 5/36, तो रेशियो कितना आ गया 36/5। समझ में आ रही है बात? तो यानी आपका 70 का आंसर कितना हो गया 36/5। अब यही सेम ऑर्डर उन्होंने लैम्डा के लिए पूछा है, तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/36। ठीक, फिर अगले में पूछा उन्होंने एनर्जी थर्ड लेवल की एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस माइनस फर्स्ट की एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस अपॉन थर्ड की एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन माइनस E1 ऑफ हाइड्रोजन। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगेन -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। -13.6 तो सब में कॉमन ही आएगा ना, तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, यही लिख दूं के कांस्टेंट, जेड कितना है 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, n3 है, माइनस के जेड फिर से 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा के z कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। के तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा देखो 4/9 -4 अपॉन 1/9 -1, 32/8 4 आएगा। इसको सॉल्व करो, देखो 36 - 4 32, करो इसको सॉल्व, 32 और नीचे 8 आ जाएगा, तो 32/8 कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका 72 का आंसर कितना हो गया 4। के तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला रिवाइज करना था ना अपने को तो कि क्या आने वाला है। ठीक है, एन तो दोनों के सेम ही है, तो 2 पर यहाँ पे देखो वो अलग है ना, जेड अलग है। हाँ, तो जेड कॉमन ले सकते हैं और अंदर वाला वो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 72 तक हो गया। यहाँ पे और कोई बचा है? चलो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज गिवन बाय श्रोडिंगर। डुअलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने दो नेचर माने थे ना इलेक्ट्रॉन के, मैटर और सॉरी पार्टिकल और वेव। तो यानी डुअलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या फॉर्मूला दिया था? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, या फिर हम बोल सकते हैं एच बाय एम वी। और बताओ काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में h बाय √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं Q इंटू वी भी लिख सकते हैं, तो के की जगह और क्या आ सकता है Q इंटू वी।
ठीक है। अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, आपको 2 लैम्डा का रेशियो निकालना है, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप ये वाला फॉर्मूला देखोगे, तो देखो दोनों के लिए H सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 दोनों के लिए सेम कांस्टेंट है, तो यानी रूट ऑफ m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन। बोलो, है ना। अब देखो अगर प्रोटॉन का मास अगर मैं 1 मान लूं तो अल्फा पार्टिकल का मास उसके 4 टाइम्स होता है, पता है ये सबको। और इसका रूट लिया तो कितना आ गया 2, तो इसका आंसर हो गया 2। फिर उसके बाद लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा में फिर से निकालना है, लेकिन अब की बार क्या सेम है, न्यू फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आप ये लगाओगे, मतलब वी सेम है, सॉरी वेलोसिटी वी सेम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो दोनों का H सेम, V सेम, तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर हमने लगाया लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा किसके बराबर होगा, मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, इनवर्सली था। तो यानी प्रोटॉन का मास अगर मैं 1 मान लूं तो अल्फा का कितना होता है 4 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। ठीक है। फिर अगला क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज गिवन बाय श्रोडिंगर, वो ठीक है। अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, तो यानी इसका आंसर आ गया हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला क्या क्या दिया था उसने मैथमेटिकल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर हैं तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाय 4 पाई अगर हम ले लेते हैं, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है, इक्वल। तो देखो दोनों को अगर इक्वल है तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी लिख सकती हूँ, तो क्या ये डेल्टा पी का स्क्वायर हो जाएगा एच बाय 4 पाई के बराबर, और डेल्टा पी क्या होता है एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, और इसका यहाँ पे क्या था स्क्वायर, तो डेल्टा वी का एक मिनट, हाँ एम स्क्वायर, ऐसा करो इसको, हाँ रूट लेना पड़ेगा ना, तो पहले एक बार रूट ले लेते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ऑफ एच बाय 4 पाई, ठीक है। और डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी, दिस इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई का रूट, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा 1 बाय एम, 4 जब बाहर आएगा तो 2, और अंडर रूट में क्या बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, काफी फेमस क्वेश्चन है, ये आता रहता है। ये है क्वेश्चन नंबर 79। ये हो गया अपना डुअल नेचर पे बात हो रही है, क्वांटम मैकेनिकल इज गिवन बाय श्रोडिंगर। अच्छा 80 तक हो गया अपना। अब इसके बाद देखो 2s का अगर हम साई वर्सेस आर का प्लॉट बनाए तो कैसा बनेगा, प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रेडियल नोड्स। 2s के लिए बताओ रेडियल नोड कितने होंगे, n माइनस एल माइनस 1 इज द फॉर्मूला, है ना। 2s है तो n की वैल्यू 2, s है तो l की वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया 1, यानी एक रेडियल नोड है, मतलब ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को एक बार या तो कट करेगा या टच करेगा, है ना। तो साई वर्सेस आर में ये कट करता है, तो यानी कैसा ग्राफ होगा, एक बार कट करेगा और इन्फिनिटी पे ऐसे एंड हो जाएगा। और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ कैसा बनेगा, एक बार टच करेगा और ऐसे इन्फिनिटी पे एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 81 और ये हो गया आपका 82। अब पूछा है मैंगनीज 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 83 में, तो मैंगनीज 2+ की कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखते हैं। मैंगनीज की कितनी होती है, आखिरी लिख दे वैलेंस वाली कि पूरा लिखें, आखिरी लिख दें। तो मैंगनीज होता है 3d5 4s2, ठीक है, पूरा ही लिख दें। किसी की इच्छा है क्या पूरी लिखवाने की मेरे से,
आर्गन लिख देते हैं। कितने अच्छे लोग हो तुम लोग। 3d5 4s2, ठीक है। और मैंगनीज 2+ बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, S से। 3d5 4s0, ये आपका हो गया 83। 84 में आपसे पूछा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, √of n into n+2 बोहर मैग्नेटॉन, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d5 है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5। n की जगह क्या आ जाएगा, 5। तो √of 5 into 5+2, तो यानी 7 into 5 35 का अंडर रूट। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग आंसर, 5 पॉइंट समथिंग आंसर, 5.9 के आसपास आता है, ठीक है। 84 के बाद 85 फॉर 3p आपको सब कुछ बताना है, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड। 3p के लिए तो सबसे पहले तो बताओ एंगुलर नोड किसके बराबर होते हैं, एंगुलर नोड बराबर होते हैं L के, ठीक है। और 3p के लिए L की वैल्यू 1, p है तो L की वैल्यू हो गई 1। फिर पूछा रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया, n माइनस L माइनस 1। तो n कितना है 3, L की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना आ गया, तो एंगुलर नोड भी 1, रेडियल नोड भी 1। फिर अगले में पूछा है टोटल नोड, टोटल नोड का फॉर्मूला निकाल सकते हो, L में ऐड कर दो n माइनस L माइनस 1 तो कितना आ जाएगा n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। सीधा भी जोड़ सकते थे 1 + 1 2, पर ऐसे फॉर्मूला पूछे आपसे कोई टोटल नोड का तो कितना आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है, खत्म।